अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं यहां मौजूद हूं। जैसा कि आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। गरीब आवाम तो परेशान है इस महंगाई की वजह से। आज मेरे साथ मौजूद हैं कारोबारी तबके के लोग। आज मैं उनसे बात करूँगी और उनसे मैं पूछूँगी इस महंगाई की वजह से उनको कितनी मुश्किलात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम लोग इतने डिस्टर्ब हो गए हैं। एक तो काम कारोबार नहीं है, बिल्कुल कस्टमर नहीं है, ना होने के बराबर है। दूसरा, गवर्नमेंट्स ने हमें इतना परेशान कर दिया है। हर चीज़ का प्राइस पेट्रोल बढ़ता है और उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ़ तरीके से लोग, और कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं ही नहीं। पता नहीं कहाँ हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई थी, आज तक तो मुझे नज़र नहीं आई किसी मार्केट में विज़िट करती हुई वो। और महंगाई से गरीबों का इतना बुरा हाल हो गया, इवन कि हम जो कारोबारी लोग हैं हमारा भी इतनी बुरी हालत हो गई कि हम सैलरियाँ नहीं पे कर पा रहे लोगों को। और दीगर चीज़ें, अजनास, अशिया खुदनोश इतनी महंगी हो गई हैं जो गरीब आदमी की पहुंच से तो बाहर है, हमारी भी अब पहुंच से बाहर होती जा रही है और हम इनफ बिल्कुल बिल्कुल एंड पर आए हुए हैं बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि जैसे पेट्रोल के रेट बढ़े, चीज़ों के भी रेट बढ़ जाएंगे जब पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे। अब जब कस्टमर आपके पास आता है, वो जिस रेट में आपसे चीज़ लेके गया और अब वो अगर आता है तो उस रेट से बढ़ चुकी है वो चीज़, तो कस्टमर तो मुझे लगता है कि वहीं टूट जाता है, कट जाता है। जो एक 80% लोग थे, अब मेरे हाल से 30% लोग लेके जाते होंगे चीज़ें, इसी तरह है। बिल्कुल ऐसा ही है, 30% भी नहीं, 20% लोग लेके जा रहे हैं और 80% जो लोग वो जिनमें परचेजिंग पावर ख़त्म हो गया है बिल्कुल महंगाई की वजह से, उनकी कमर बिल्कुल टूट गई है। उसकी वजह से कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि कपड़ा भी इतना महंगा हो गया है कि बेइंतहा उसको कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरह उसको कंपलसेट करें, क्या तरीक़ेकार करें, क्या उसको समझाएं, किस तरह कस्टमर को मोटिवेट करें। हम लोग कोशिश करते हैं पूरा कस्टमर को मोटिवेट करने की, मगर उसके बावजूद भी कोई कस्टमर जो है वो इतना महंगे लेने के लिए तैयार नहीं है। जो कस्टमर 10 बेडशीट्स लेके जाते थे वो दो पर गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। मुझे ये बताइएगा, जिन लोगों की रेंट पे दुकानें हैं, किराया वही जा रहा होगा या बढ़ भी चुका होगा, महंगाई होगी है ना, तो उनका भी हक बनता है कि वो भी किराया बढ़ाएंगे। उसके बाद बिजली का बिल यूनिट आपको पता है कि कितने का है, बिजली का बिल भी सही अच्छा खासा आ रहा है। अब जब आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा, आपने रेंट भी वही देना है या उससे बढ़कर देना है, बिजली का बिल भी अच्छा खासा आता है, अगर आप कम चीज़ें भी चलाएं, एसी ना चलाएं तो भी बिल ज़्यादा आता है, तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप लोग? आगे क्या नज़र आ रहा है आपको कि ये जो काम करने वाले लोग हैं वो किस तरह से आगे क्या काम कर सकेंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे हिसाब में फेडरल हुकूमत और ये सूबाई हुकूमत दोनों फेल हैं। मैं बिल्कुल इनकी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि कोई इस तरह का मैकेनिज़्म लेके आएँ कि आवाम को सहूलत मिले। क्योंकि महंगाई आपको भी नज़र आ रही है, मुझे भी नज़र आ रही है, सबको नज़र आ रही है, लेकिन इस पर कुछ कंट्रोल नहीं है, कहीं से भी नहीं है। हम कितनी अपनी इनकम बढ़ाएँ? ये कहते हैं जी अपनी इनकम बढ़ाएं ताकि ये आप इसको सेट कर सकें। अब देखें पेट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब पेट्रोल को मैनेज किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है कनाडा से, बाहर के ममालिक से, और वहाँ पे देखें कि वहाँ पे एक मज़दूर डेली का 10,000 रुपये कमा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का एक मज़दूर डेली का 1,1200 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो वो किस तरह उसको मैनेज कर रहे हैं? ये तो एक किस्म का अलग किस्म का लॉलीपॉप दे रहे हैं कि लोगों को मेंटली तौर पे हाईजैक किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ का मजदूर अगर उसको काम नहीं मिला, दिहाड़ी नहीं हुई तो भूखा मरेगा। वहाँ का मजदूर तो भूखा नहीं मरता, वहाँ की गवर्नमेंट तो भूखा नहीं मरने देती, भूखा सोने नहीं देती। उनके उसके अलावा भी मजदूरों के साथ उनके ताल्लुकात ऐसे होते हैं, ऐसे उनको मतलब पैकेज दिए जाते हैं ताकि वो अगर बेरोज़गार भी हैं तो काम कर सकें। यहाँ पे तो काम करने के बावजूद भी हम कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद नहीं सकते। सब कुछ होने के बावजूद सारा दिन काम करते हैं और रात को जब घर जाते हैं तो हमारी जेब में इतने पैसे नहीं होते कि हम कुछ ख़रीद सकें। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर दुकान लेके बैठे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे, हमारा काम करना मुश्किल हो गया। जो काम पहले हम 10 लाख रुपए में करते थे, अभी हम 50 लाख भी लेके आए फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि बिल्कुल जीना मुहाल हो चुका है। किराए रेंट पे रेंट ऊपर बढ़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई हुकूमत के पास पॉलिसी है कि रेंट को कंट्रोल किया जाए या इसमें कोई ऐसा तरीक़ाकार किया जाए ताकि ये आवाम को कुछ सहूलत दी जाए। मेरे ख्याल में तो आइंदा इस हुकूमत की उम्मीद नहीं है कि ये आएगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं? सारी उम्र ही बीत चुकी है इस कारोबार में। तकरीबन
20 साल हो गए। 20 साल में कौन सी हुकूमत ने पॉलिसी बनाई, मुझे ये बताएं, कारोबारी लोगों की? पॉलिसियाँ ये तो समझ आ रहा है कि अभी मैं फेवर में किसी की नहीं हूँ, पर मैं एक बात करना चाहूँगी कि अभी हम लोग ज़रूर बोलते हैं कि पॉलिसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर मैं सुनना चाहती हूँ आपसे कि 20 साल से आप मुझे बताएं कौन सी हुकूमत आई जिसने पॉलिसी बनाई और आप लोगों को सपोर्ट किया, वो आप बताएं लोगों को। देखिए, बहुत सी आई है हुकूमतें, लेकिन इस जैसी हुकूमत हमने नहीं देखी है कि इसमें जो रोना हुआ है कि तकरीबन 400% महंगाई हुई है, मेरे ख्याल में 400%। और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसमें हुई है। और आज इनके जो अपने सपोर्टर हैं, जो जिन्होंने सुबह 7 बजे उठ के वोटिंग के टाइम आगे जाके खड़े हुए, जी हम वोट देंगे इमरान खान को और कहेंगे भाई कि ये हमारा वज़ीर आला है, ये हमारा वज़ीर आज़म है और ये हमारा अकाउंट का होगा फलाम। बहुत सी पॉलिसियाँ लोगों ने अपने ज़हन से बनाई कि भाई ये यानी कि एक अच्छा आएगा, एक अच्छी तस्वीर लेके आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं लाए। क्यों? कि लोगों जिन्होंने वोट दिए वो भी आज गालियाँ निकाल रहे हैं, वो पछता रहे हैं। वो अपने घरों को जाते हैं तो उनको आगे उनकी बहनें, उनकी माएँ, उनके दोस्त, उनके भाई सब उनको जो है ना लान तान करते, कहते तुम कौन सी हुकूमत को वोट दे के आए हो। आज तुम कल उसके लिए लड़ रहे थे और कह रहे थे कि आप भी वोट दो, आप भी वोट दो उनको, लेकिन क्या हुआ कि आज उनके सामने उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं है और इस चीज़ में पछता रहे वो। आप अक्सर आपने एक बात सुनी होगी, तकरीरें जब होती हैं तो सुनने में यही आता है, इस पे आप कितना बेहतर समझते हैं कि वो सही कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए थे, इस वजह से पाकिस्तान जो है वो इतनी मुश्किलात में आया, यहाँ की आम आवाम, अब महंगाई जो इतनी हो रही है, वो ये सारी वजूहात वो कहते हैं यही है। तो इस पे आप क्या समझते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हुकूमतें हर एक कर्जे लेती है, कोई हुकूमत कर्जे के बगैर नहीं चल सकती। भट्टो आया था, भट्टो जब आया था 30 अरब रुपया कर्जा था, उसके बाद दूसरा नेक्स्ट आया, उसने उसको 60 अरब कर दिया, करते करते आज 45 अरब रुपए हो चुके हैं कर्जा। लेकिन क्या है, उसमें एक मैकेनिज्म बनाया जाता है, करप्शन नहीं हो तो कर्जे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन कर्जे लेके करप्शन की जाए, जेब में डाले जाएं तो कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान पे कुछ भी नहीं लगता है, सब कर्जे अपने लिए लिए जाते हैं। आपको लगता है कि ये हुकूमत करप्ट है जो भी है? मैं सबको करप्ट समझता हूँ। ठीक है जी, अभी और लोगों से भी हम यहाँ बात करेंगे। आज कारोबारी तबके के पास हम आए हैं, आम आवाम से, तो हम पूछते हैं कि महंगाई की वजह से उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हुई है। पर आज हम इनके पास आए हैं, हम इनसे पूछ रहे हैं कि इनको काम करने में कितनी मुश्किलात पैदा हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि आप सबसे पहले ये इमेजिन करें कि आप कौन से एरिया में खड़े हैं। ये वो एरिया है जो एक अपर क्लास एरिया है, ठीक है। हम यहाँ पर तमाम ताजर खड़े हैं जिनके पास कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-10 वर्कर काम करते हैं। 2020 से आप पहले ले लें कि 2020 से हमारा ये मामला थे कारोबार के कि हमारे पास 15 से 20 लड़के काम करते थे और आज हमारे पास 7 से 8 लड़के हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस एरिया में। एक एरिया डिवाइड बड़ा, इस एरिया में बड़े एक्सपेंसिव लोग खर्च करते हैं, बड़ा पैसा है लोगों के पास, मगर ये एरिया भी आज नीचे आ गया। अच्छा, इस एरिया में भी फ़र्क काफ़ी पड़ा है? वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि इस एरिया में इतना डिफरेंट आ गया है कि आज हमारे पास कल 15 लड़के थे, आज हम 6 लड़कों से काम कर रहे हैं। कल तक हमारे पास रेंट पर दुकानें थी 6-6, 7-7, आज हम उन 4 दुकानों को लेकर चल रहे हैं। तो रेंट हर साल मालकान 10 से 15% बढ़ाने की बातें करते हैं, मगर यहाँ पर वफाकी गवर्नमेंट आने से पहले तो उसने बहुत बड़े बड़े वादे किए, सबस बाग दिखाए कि हम आवाम के लिए आए हैं, कंटेनरों पर चढ़ गए। 126 दिन इस मुल्क को उन्होंने दिवालिया किया है और हम उनके लिए रोडों पर निकले हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज हम रोडों पर आए हैं, बड़े अरसे से रोडों पर उनके लिए हमने जद्दोजहद की है उनके लिए। पर बात सुने, सूबाई हुकूमत ने आपके साथ कोरोना में क्या किया? आपको दुकानें खोलने दी? सूबाई हुकूमत ने क्या किया वो भी बताएं। जी, सिंध गवर्नमेंट के मामला इतने थे कि सुबह हम 8 बजे मार्केट के बाहर आकर बैठ जाते थे, हम 10 बजे आते थे, पुलिस मोबाइलें हमसे पहले खड़ी होती थी हमें मुंतशिर करने के लिए, कारोबार खोलने के लिए नहीं, मुंतशिर करने के लिए खड़े होते थे कि ये लोग साइड पर हटें और कारोबार बंद रहें। हम बारहा गवर्नमेंट को ये बात, सूबाई गवर्नमेंट को कहते रहे हैं कि प्लीज़ खुदारा ताजरों पर आप रहम करें। ताजर बिरादरी इस टाइम बहुत नीचे जा रही है। ताजर सिर्फ एक दुकानदार नहीं है, आप देखें ना, हम सब दुकानदार खड़े हैं। अब हम 30 दुकानदार हैं, हमारे पास कम से कम 40 बंदा काम करता है। हम 30 घरानों से ज़्यादा, हम पे 40 घराने और डिपेंडेंट होते हैं जो हमारे ज़रिए से कमा रहे होते हैं। रिज़्क़ की ज़ात अल्लाह ताला है, मगर सबब होता है एक दूसरे का। सिंध गवर्नमेंट ने हमें फ़ायदा तो क्या दिया है, वो तो बल्कि उल्टा के शॉप बंद करवाते थे और हमें बिल्कुल नाउम्मीद है हम इन लोगों से, ठीक है। पिछली गवर्नमेंट गुजरी हैं, उन्होंने हमें कुछ ना कुछ बेहतर, हमें कारोबारी मज़ाक़ बेहतर थे, हमारे लिए बेरोज़गारी कम थी। आज आप देखें कि जो काम हम 15 लड़कों से लेते थे, आज हम वो 6 लड़कों से लेते हैं।
तो इसका वजह है कि 6 लड़के हमने निकाले ना, वो बेरोज़गार हुए, क्योंकि हम उन्हें इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारे पास कि हम उन्हें सैलरी दे सकें। उनके घर भी रेंट पर है, हमारे भी घर रेंट पर है, ठीक है। अब 3-4 दुकानें हमारे पास हों तो हम इनका रेंट पे करेंगे, वर्करों को देंगे, अपने मामला देखेंगे, ये ज़िंदगी मामला को चलाएँगे। तो इस टाइम ना हम सूबाई गवर्नमेंट से कोई तवक्को उन्होंने हमारे ऊपर सरों पे हाथ रखा और ना वफाक ने रखा। इमरान खान साहब के लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की, ऐसी बात नहीं है, हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने उनके लिए हमने डंडे खाए हैं, मगर आज वो ऐसे हो गए हैं कि उन्हें ग्राउंड पता ही नहीं है कि मेरे ग्राउंड पे क्या हो रहा है। कल तक इमरान खान साहब ग्राउंड के लोगों को पता होता था कि मेरे नीचे के लोग क्या कर रहे हैं, और आज उन्हें अपने वज़ीरों का नहीं पता होता है। ये ताजर बिरादरी के साथ नाइंसाफ़ी है, और ताजर बिरादरी मुसलसल हमेशा गवर्नमेंट के साथ खड़ी रही है और हमेशा अब भी खड़े हैं, मगर खुदारा कुछ ना कुछ ख्याल करें। हम लोग ताजर हैं, हम किराए भरते हैं, हम टैक्स पेड लोग हैं। कराची आप पाकिस्तान का वो शहर है जिससे पूरा पाकिस्तान चलता है, ठीक है, मगर आज भी ताजरों के साथ, कराची के साथ यही ज़्यादती की जाती है। तो ये मेरी तरफ से कि नाअहली है सिंध गवर्नमेंट की भी और वफाक की भी। तो इस पर मैं मुतालबा करूंगा बाखूब इमरान खान साहब से कि वो आएँ कराची में, एक बार ताजरों से मीटिंग करें, ताजरों को बुलाकर पूछें कि उनके मसाइल क्या हैं, उनको प्रॉब्लम क्या आ रही हैं। ठीक है जी। जी नाज़रीन, किसी भी मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए हुकूमतों को चाहिए कि आके ताजिर को अपने साथ बिठा के उनसे बातचीत करे, क्योंकि ताजिर अगर रिलैक्स होगा, खुश होगा, आवाम भी खुश होगी, सारा सिस्टम अच्छा चलेगा, हमारा मुल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तरक्की की तरफ जाएगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आपकी अपनी शॉप है यहाँ पे, रेंट पे? जी जी, रेंट पे। अच्छा, क्या काम करते हैं, किस चीज़ की शॉप है? गारमेंट फील्ड्स। अच्छा जी जी। अच्छा, ये बताइएगा, आज से कुछ अरसा पहले काम की क्या सूरत हाल थी और अब क्या है? गुज़िश्ता हाल अहवाल में तो सूरत हाल बहुत बेहतर थी, पर जब से ये तब्दीली आई है तो ये तब्दीली कुछ ज़्यादा ही तब्दीली आ गई है। ये आप किसी आम शख्स से भी पूछें या किसी ख़ास अशख़ास से भी आप इसका जिक्र करके देख लें, कराची क्या पूरे पाकिस्तान में हर कोई आपको, चाहे तब्दीली का वोटर हो, चाहे सपोर्टर हो, चाहे नहीं भी हो, वो भी ये जानता है कि तब्दीली लाने वाले या तब्दीली करने वाले जो इनके सपोर्टर भी हैं, जिन्होंने इस ब्याह पे अपना तो फ़ायदा कर लिया पर आम आवाम का वो भूल गए। 1 रुपये की माचिस आज 5 रुपये पे पहुंचा दी, ये तब्दीली है। आटा 30 रुपये 36 रुपये 40 रुपये से ले जाके 70-80 रुपये पे ले गए। 160 रुपये का तेल 180। जो ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया खुर्दो नोश हैं, इसके अलावा जो मेडिसन चाहे वो किसी भी किस्म की हो, डबल से डबल कर दी गई हैं। कोई पुरसाने हाल इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है, पर ये जानते नहीं है कि कराची की आवाम क्या पूरे पाकिस्तान की आवाम भी ज़्यादा देर बैठने वाली नहीं। ये अगर ये सोचते हैं कि आज हमसे नहीं पूछा जा रहा, कल नहीं पूछा जा रहा, पर ये भूलें ना कि यही आवाम लाई, यही आवाम बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ। ये बताएं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, आपको कितनी मुश्किलात हो रही है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कुछ बात करने के लिए और आवाम और सबको हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए। तो सबसे पहले ये कहूँगा कि ये जैसे इन्होंने हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसमें बहुत पिस चुके हैं। महंगाई को देखा जाए तो महंगाई आसमान को छू रही है। गरीब बंदा क्या कर सकता है? हम पहले वर्कर हुआ करते थे, हमने मेहनत की, हम काम को अपना अप्रोच की, कोशिश की आगे बढ़ाने की। आज जब हम उस लेवल पर आए हैं तो महंगाई देखकर हमारा जो है वो आगे कदम उठाने को दिल ही नहीं करता। महंगाई को देखें और आप बिल वगैरह का ही देख लें, बिल 3-3.5 हज़ार बिल होता है, टैक्सेस उस पर 6 से 7 हज़ार टैक्सेस है। हम 3 हज़ार बिल भरने के साथ साथ हमें टैक्सेस 6 से 7 हज़ार हम टैक्स भी भर रहे हैं। तो जब हम सब चीज़ों में हम हुकूमत के साथ चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये टैक्सेस पे करते हैं, आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है?
रिटर्न में यही हो रहा है कि हमें जैसे 2 साल पहले से हम लोग जैसे पिस रहे हैं, लॉकडाउन में पिसे, फिर अब महंगाई में जैसे पिस रहे हैं, तो बस ये देख लें कि ताजिर हो गया या गरीब आवाम हो गई वो पिस रही है। टेंशन तो उसको है जो 800 रुपये दिन की दिहाड़ी लेता है, फिर जब वो लॉकडाउन की वजह से वो घर से नहीं निकल पाता तो फिर मसला। पहले ये था कि हालात ख़राब हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर, अब इन्होंने हमारे लिए लॉकडाउन को सा दिया, अब लॉकडाउन में थोड़ी सी बेहतरी आई तो अब इन्होंने महंगाई को आगे कर दिया। अब हम गरीब आवाम, हम ताजिर, हम क्या करें? हमारा तो ये समझ लें कि ये लोग लस्सी बनाने के चक्करों में तो लस्सी बना रहे हैं हमारी, वो सर्व किया जा रहा है कि भाई ये लो 1 गिलास तुम पी लो, ये लो 1 गिलास तुम पी लो। तो खुदारा आप लोग जो है तब्दीली, अच्छी बात थी आप तब्दीली लाने का सोच रहे थे, लेकिन इतनी तब्दीली ना लाएं कि आवाम साइकिल पे आ जाए। जो साइकिल पे क्या, वो पैदल चलने के भी लायक नहीं रही। पैदल भी उनका जो है ना एक कदम उठाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगी? महंगाई पे क्या भाजी, हम लोग गरीब औरतें हैं, हम मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, कोई बेवा है, कोई किसी का शौहर नहीं है। क्या ऐसे मसले हैं? ये इमरान खान भाई ने जो मसले अभी ये 12,000 दे के लोगों को ठगा रहे हैं कि 12,000 वहाँ पे औरतें मर रही हैं। इनको बोलो कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। अच्छा नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बड़ा रिलीफ में अपनी आवाम को दे रहा हूँ, उन्होंने बड़े दस्तरखान लगा दिए हैं। आप बताओ, किसी बेवा के लिए इसने घर बनाया? बेवाओं को और भूखा मार दिया इन्होंने। और ये इंजेक्शन कोरोना कहाँ है? गरीब औरत अपने हाथों से आटा गूंथती है तब अमीर खाते हैं। तो ये कैसे कोरोना, ये इसके घर में नौकर नहीं है? कभी कोरोना है, कभी डरोना है। इसको बोला खुद तो डरो, खुदा से डरो। अगर इज्जतदार लोग होते ना तो अपने इज्जत से औरतों को इज्जत का जीना सिखाते। ये चोरियां कर रहे हैं, आजकल के बेरोजगार इतने लड़के हो गए हैं, चोरियां कर रहे हैं और उनको दहशतगर्द का नाम दिया जा रहा है। तो पहले क्या दहशतगर्दी नहीं थी? पर उनका कहना ये है कि जो पुरानी हुकूमतें गई हैं ना, वो इतनी चोरियां करके गई हैं कि अब आवाम को पिसना पड़ रहा है। क्या कहेंगी इस पे? बली वो देखिए, नवाब शरीफ साहब वो भी अच्छे थे, ये बिलावल है वो भी सही थे, इतनी महंगाई नहीं थी। अब 500 हम लाते थे घर में, बरकत होती थी। अब तो 1000 भी आ जाता है ना मत्था मार मार के, तब भी बरकत नहीं है। आटा लाओ तो चीनी नहीं है, चीनी लाओ तो पत्ती नहीं है। क्या मसला है ये? आप कोई जॉब करती हैं? जी हाँ, मैं यहीं पे जॉब करती हूँ। बस मेरी यही गुजारिश है, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अब मैं इसी तरह आम आवाम से भी बात कर रही हूँ, तो इसी के साथ हम लेंगे शो में एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं ज़रा इस तरफ आती हूँ, मैं बात करती हूँ। ये मुझे बताइएगा, ये तो समझ आ गए कि जो दुकानदार लोग हैं, जो कारोबारी तबके से जो है वाबस्ता हैं, ये उन लोगों की मुश्किलात है, आज वो बात कर रहे हैं। इससे हट के भी महंगाई की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ पे कितनी मुश्किलात आई हैं, थोड़ा सा वो भी आवाम को बताएं, आगे तक की आवाज़ जाननी चाहिए। मैम बिल्कुल, आपके सवाल बिल्कुल परफेक्ट है इस बात के ऊपर। हम तो ये चीज़ देख रहे हैं कि जो आम आदमी जो बेचारा मेहनत करके खा के कमा रहा था, वो बेचारा मांगने पे मजबूर हो गया है। लिटरली हमने 2-4 घर खुद ऐसे देखे हैं कि वो मांगने के हिसाब से भाग गया है। उनके घर में खाने के लिए राशन नहीं है, फीस स्कूल में देने के लिए नहीं है, स्कूल की फ़ीसें लेवल अप जा रहा है। गवर्नमेंट के पास स्कूल नहीं है हमारे यहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास। गरीब आदमी बेचारा इलाज के लिए जाता है तो 100 धक्के लगते हैं उसको लाइन में, पैसे उसके पास है नहीं कि बड़े हॉस्पिटल में जाए। आगा खान, ज़ियाउद्दीन तो ऐसे पैसे मांगते हैं जैसे हम लोगों के पास बैंक लगा हुआ है। हम लोग पीछे से जो है बहुत सारे पैसे लेके आए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो आपके साथ जो तीमारदार है वो बेचारा रोड पे सो रहा है, उसके पास उधर सर्दी के मौसम में ओढ़ने के लिए रज़ाई नहीं है। तो ये कौन देखेगा? ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम है देखने का। सिंध गवर्नमेंट का काम है ये देखे कि भाई कम से कम इलाज, तालीम ये फ़रोग करे लोगों को। ये तो दे ही नहीं। हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमें रिटर्न में मिल क्या रहा है? अगर कोई बेरोजगार है तो वो भूखा मर रहा है, किसी ने अगर
अगर घर का किराया नहीं दिया तो उसको धक्के मार के बाहर निकालते हैं और वो रोड पे बैठा हुआ था, पर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हुकूमत रिटर्न में हमें क्या दे रही है? अगर आप पूरी दुनिया की बात करते हैं कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भाई वहाँ वो टैक्स पे करते हैं, उनके बेरोजगार लोग भूखे नहीं मरते, उनके बच्चों की तालीम सबकी एक जैसी होती है। हमारे बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं और वो कुछ भी उनको नहीं वो सीख के आते, क्योंकि वहाँ पे तालीम का कोई सिस्टम ही नहीं है। रिटर्न हमारे को बेहतरीन मिल रहा है मैम, कचरे हमारे घरों के पास मिल रहे हैं, नाले हमारे भरे हुए मिल रहे हैं, डेंगू हमारा इसी तरह तो आ रहा है, बीमारियां हमारी किधर से आ रही हैं? ये कचरों की वजह से आ रही है। माशाल्लाह हमारी सिंध गवर्नमेंट कचरे उठाने के लिए तो वो बोलती है कि हमारे पास फंड नहीं है। अभी मैं एक जगह रह रहा हूँ, वहाँ पे 6 दिन गटर का पानी बहता रहा। हम तो टैक्स पे कर रहे हैं आपको भाई, हर ईयरली हम टैक्स पेयर करते हैं, ईयरली हमारा जाता है, बल्कि ईयरली क्या, हम एक चीज़ लेते हैं, साबुन लेके आते हैं, हम उस पर भी टैक्स देते हैं, हम एक टॉफ़ी लेके आते हैं 2 रुपए की, उस पर भी टैक्स देते हैं। तो हमारा टैक्स तो इनडायरेक्ट भी जा रहा है, डायरेक्ट भी जा रहा है। मिल रहा हमारे को रिटर्न कचरे का माहौल मिल रहा है। हमारे बच्चों को क्या मिल रहा है? हम तो ज़िंदगी गुजार लेंगे, हमारे बच्चे किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे इस गवर्नमेंट के साथ? हमें तो नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे किसी के पास रिटर्न मिले। ये वफाक सिंध आपस में लड़ रहा है, हमारे को जो है पिस रहा है, अवाम को पिस रहा है ये वफाक और सिंध। ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर दी है लोगों ने। ठीक है जी, मैं इस तरफ भी अभी बात करूंगी। बात ये है कि महंगाई हुई है, पेट्रोल का रेट जो है वो बढ़ चुका है, आम आवाम मुश्किल में आ चुकी है, उनको सब्र करना है, आम आवाम को, गरीब आवाम को सब्र करना है। आप जो असम्बली में लोग बैठे हुए हैं, जो आपके ऑफिसर हैं, आप उनका पेट्रोल बंद करवाएं, आप उनको जो उनके बिल पे करते हैं आप वो बंद करवाएं, क्योंकि उनकी हैवी अमाउंट सैलरीज है। या ये गरीब लोग हैं जो मजदूरी रोज़ की करते हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोड डाल दिया, और जो ऑफिसर्स हैं उनको पेट्रोल भी फ्री मिल रहा है, उनके घर के बिल भी फ्री जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, और उनकी सैलरीज भी इतनी ज़्यादा है। तो ये तो सबसे पहले तो आप जो है ना सौतेलापन यहीं से दिखा रहे हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में सब कुछ है, कमी है तो हमारे मुल्क में मैनेजमेंट की। इमरान साहब आए, उन्होंने एक टीम बनाई, टीम बनाने के बाद उन्होंने कहा हम इस तरह से ग्राउंड में खेलेंगे, ग्राउंड में खेलना शुरू किया। टीम क्या बनाई? वो टीम सारी पुरानी इधर उधर से, वो जो हम जो सुनते हैं कि चोरों की थी ये हुकूमत, ये उनकी हुकूमत थी, ये अब मैं क्या क्या नाम लूँ, अब मैं ले भी नहीं सकती वो सारे नाम, वो सारे उन्हीं में से उठ के आए हैं और टीम बनी है, कुछ नया नहीं है वहाँ पे। देखिए ऐसा था ना कि हमने सबसे पहले पीपल्स पार्टी को आजमाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कुछ नहीं किया। लोगों को उम्मीदें हो गई कि इमरान साहब आएंगे, ये कुछ करेंगे। इन्होंने अपनी वही ज़ाहिर बात है, कहीं घर से तो टीम नहीं लेके आएंगे, उन्होंने उनमें से लोगों को बनाया। बनाने के बाद उन्होंने ग्राउंड में खेलना शुरू किया। जब खेलना शुरू किया तो पता चला कि उन पर कुछ प्रेशर आया, उस प्रेशर पे वो बिल्कुल उस प्रेशर के में आ चुके हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या चाहिए। देखा जाए तो बेसिकली ये हमारे जो ताजिर हैं वो सारे सिंध गवर्नमेंट के अंदर में यहाँ पे आते हैं। अगर वफाक उनको नहीं दे रहे तो इनका काम तो है ना देना। यहाँ पे लोगों के पास जो सरमाया था वो अब ख़त्म हो गया है। अब वो क्या कर रहे हैं कि कर्ज़ ले रहे हैं, अब कर्ज़ों की तरफ जा रहे हैं। जब कर्ज़ों की तरफ जाएंगे इसके बाद क्या होगा, उनको भीख मांगने की नौबत आएगी। बेसिकली ये चाहिए कि ये अपनी मैनेजमेंट को सही करें। हमारे मुल्क में सब कुछ है, आप देख लें स्विट्ज़रलैंड में क्या है, एक नहर है, उससे वो पूरा स्विट्ज़रलैंड चलता है। इंडोनेशिया में सिर्फ नारियल है, उससे वो चला लेते हैं पूरा मुल्क। हमारे मुल्क में तो हर चीज़ है। वहाँ चोर नहीं है ना, चोर नहीं है। चोर देखें, चोर ऐसा नहीं है कि किसी जगह चोर नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट आती है उसका काम है इन सब चीज़ों को मैनेज करना। चोरी हमसे ज़्यादा अमेरिका में है, कत्ल की वारदातें वहाँ होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनके ऊपर जो गवर्नमेंट बैठी है ईमानदार है ना। ईमानदार गवर्नमेंट को लेके आते हैं। हमने भी कोशिश की कि ईमानदार गवर्नमेंट को लेके आए, लेकिन ईमानदार गवर्नमेंट के साथ ये हुआ है कि चोर डाकू लुटेरे वो तो नहीं चाहेंगे कि एक ईमानदार शख्स भी सही काम कर सके। तो उन्होंने अब इनको इतना प्रेशराइज कर दिया है कि ये अपनी ग्राउंड को भूल चुके हैं, अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में गए। तो इनको चाहिए कि इन सब चीज़ों से निकले और सिंध गवर्नमेंट को भी टाइट करें कि वो ताजरों को देखें, यहाँ पे लॉलीपॉप ना दें। यहाँ टैक्स लेते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो उसके हिसाब से इनको यहाँ काम भी करने हैं, क्योंकि ये सारे काम इनके ही हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ताजिर जो है वो रीढ़ की हड्डी है, ताजिर इस टाइम परेशान है, आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं तो सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने आज हमारे इस जिस इलाके में आप मौजूद हैं वो एक पोश एरिया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप एक किसी पसमानदा इलाके में मौजूद नहीं है, कोई कुरंगी का एरिया नहीं है, ये कोई औरंगी टाउन नहीं है, ये क्लिफ्टन का वो पोश एरिया है।
ये उस मजदूर की आवाज़ है। आपने जितने भी लोगों से बातचीत की है, लोगों का दर्द पता लग रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे पसमानदा इलाकों से मजदूर तबका ऐसी ऐसी छोटी छोटी मजदूरी के उम्मीद से आता है यहाँ पर। मुझे बताया उसको क्या मिल रहा है। सवाल यहाँ पर, बुनियादी सवाल ये है कि यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत, हम इन दोनों की लड़ाई के अंदर इतने पिस गए कि हम लोग यानी ताजिर या मजदूर कोई नज़र नहीं आ रहा, यानी हर शख्स एक ही नज़र से देख रहा है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको तब्दीली के नाम पे अगर आप कहते हैं कि हम लोगों ने भी जो 2018 के इलेक्शन में जो जैसी तब्दीली की उम्मीद लोगों ने रखाई थी, हमने, अगर मुझ जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, मगर इसके बाद इस उम्मीद से आए थे कि ये तब्दीली का नारा लगा कर आए, ये बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगे। यकीन जाने बहुत भयानक तब्दीली आई। अगर किसी के ईमानदार होने से अगर सारी तब्दीली अगर होती है, तो अगर आप एक काम करें, फिर ईमानदार बंदा ढूंढे और उसको मेडिकल स्टोर पर बिठा दें। क्यों? कि वो ईमानदार है, कि वो मेडिसिन के अंदर चोरी नहीं करता। यानी आपकी नीड किसी कॉम्पिटेंट होने की नीड नहीं है, आपको उसके ईमानदार होने की नीड है। आपने इसलिए उसको मेडिकल स्टोर पे बिठाया। यानी उसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, स्पेशलिटी नहीं है उसके पास, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है उसके पास, और उसको उठा के बिठा दो। आपके एतराफ़ के अंदर आप देखें तो सही, आप अपने दाएं और बाएं आपने किस हाल में छोड़ दिया। आपने दाएं और बाएं के चक्कर में आप फंस गए। देखिए, आप ये कहते हैं कि आप रियासत मदीना का क़याम करेंगे, आप में जुर्रत नहीं है। अगर आप में जुर्रत है तो आए, पहले एहतसाब अपने एतराफ़ के लोगों का करें। आपने इलेक्शन के लिए जो आपने कल कानून साजी की है नेशनल असेंबली के अंदर, आप शरीयत के ऊपर बात करते ना, शरीयत के ऊपर क्यों बात नहीं करते हो? ओ भाई, 73 का आइन छोड़ो, कुरान नाफिज कर दो नेशनल असेंबली के अंदर। अगर आप में हिम्मत है, जुर्रत है, अगर आप हो, आप आओ, शरीयत का निफाज कायम कर दो। कुरान जो कहता है उसके ऊपर इंसाफ सारा शुरू हो जाएगा। जो जुल्म करता है उसके साथ जैसा इंसाफ जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वो आप में जुर्रत नहीं है। बात यह है कि आप कहीं ना कहीं मसलियतों की बिना पर आप खामोश हो जाते हैं। हम लोग इन सारे चक्करों में नहीं पड़ेंगे। बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती इंतजामिया कहाँ गई? आप बोल रहे थे कि इंसाफ, तहरीक इंसाफ इस बात पर कायम हुई है कि वो इंसाफ करेगी। तहरीक इंसाफ किस जगह नजर आ रही है? आप मुझे बताएं ना। कुछ लोगों से सवाल करता हूं मैं, अभी आप जिस जगह पर जिन जिन लोगों से आप ये दर्द पूछ रहे हैं, ये मुख्तसर वक्त में जितना ये अपना दर्द बता सकते हैं वो बता रहे हैं, मगर जो बातें जो दिल में ऐसी तल्ख बातें हैं कि वो बता नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, मैं आपको इन इलाकों के अंदर लोगों की जो हाल है, जो पुरसाने हाल है, उनसे पूछे, उन मजदूरों से पूछे, वो तनख्वाहदार उस आदमी से पूछे। आपने कहा 15,000 रुपये तनख्वाह वाला आदमी वो अपने घर का गुजारा कैसे करेगा? 3 साल पहले अगर वो 15,000 रुपए में गुजारा कर रहा था, आज उसका हाल कैसा है? वो आज भी वो 15,000 रुपए मौजूद है। बल्कि मालिकान ये कहते हैं उनको नौकरी से निकाल देंगे हम। तो नौकरी से निकाल दोगे तो काम क्या करेगा? वो किस तरीके से चलाएगा? मालिक बोलता है, बोले मैं तो तुम्हें जबरदस्ती का वैसे चला रहा हूं, मैं गुजारा कर रहा हूं मैं। ओ भाई, ये दुनिया गुजारे में नहीं चलती है। आपकी दोनों वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत की दोनों की चपकलिश का फायदा आप लोग तो एक दूसरे से उठाते ही उठाते। कभी गेहूं के चक्कर में मेडिसिन माफिया, कभी टैंकर माफिया, कभी रोड इंस्पेक्शन के चक्कर में ये पार्किंग माफिया, हर आदमी अपने तौर पर चीनी के चक्कर में। पर एक चीज का जवाब दें कि जब वो काम करने लगते हैं तो ये जो दूसरी पार्टीज हैं ये काम नहीं करने देती ना, ये रोक देती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी बात सुने ना, मैं आपने जो बड़ी ज़बरदस्त बात बोली आपने कि ये काम नहीं करने देते। काम अगर करना चाहे ना तो किसी भी तरीके से ओ भाई, अभी इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, ये 2021 चल रहा है ना। अभी देखना आपके घुटने टेकेंगे, आपके सामने भीख मांगेंगे वोट के लिए। ये ऐसे ऐसे रोड बनाने के लिए आपके पास आएंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा। ये वोट मांगने की सारी साजिश है। आपके घरों के पाइप भी बनाएंगे, आपके बाथरूम तक बनाकर जाएंगे। ये वो सियासतदान है, अपने वोट के लिए भीख भी मांगेगा, आपके पैर भी पड़ेगा, और अगले 2 महीने के बाद उसकी औकात और हैसियत उसकी 2 मिनट में पता लग जाएगी कि वो किस जगह खड़ा हुआ है। तो हम किस सियासतदान के बारे में बोलेंगे? भाई, अगर है हिम्मत, अगर रियासत मदीना का अगर आपने ऐलान किया था, सिंध हुकूमत को भी चाहिए, मुराद अली शाह को भी चाहिए कि वो एक्शन ले, वो बल्दियाती इंतखाबात पहली फुर्सत में कराने का ऑर्डर जारी करे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए कि जितने भी सारे मसाइल हैं वो निचले तबके तक जाएगा, तब मसाइल हल होंगे। आप सवालात करते हो, ये इसी तरीके से हम प्रोग्राम करते रहेंगे, आप आगे भी करते रहेंगे। आप आने वाला दिन और ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये परेशानी का आलम ऐसा हो गया, लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, खुदकुशियों पर आ गए। मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, मैं इसी जगह पर लोग इतने मकरूज हो चुके हैं। अब मुझे बताओ कि क्या हाल होगा, उस माशरे का क्या हाल होगा? या जो आपको लोग बोल रहे हैं ना, जो आपको सुना रहे, वो आपको अपने दिल की दर्द सुना रहे हैं।
वो आपको अपना तकलीफ सुना रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ आने वाले दिन में ये इससे ज़्यादा ये जब बढ़ेगा ना, फिर इसके बाद आप रोक नहीं पाएंगे। आप ये देखें तो सही, यहाँ पर 90 से 95% लोग किराए पे दुकानों पे मौजूद हैं। लोगों ने अपने माल खत्म कर दिया, लोग अपने रोडों पर आ रहे हैं, दुकानें खाली कर रहे हैं, माल खा रहे हैं, खत्म कर दिया, लोगों का कर्जा लेकर बैठे हुए। वो कैसे करेगा? अब आप देखें ना, 2 वाकयात जल गई, मार्केटें जल गई, विक्टोरिया मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट। क्या पूछने के लिए गए? वजीर आला मुराद अली शाह को तो खुद जाना चाहिए वहां पर। क्या हो गया? आपने पुरसाने हाल पूछने के लिए गए? आप क्या खुदा लगे पड़े हुए? वोट मांगने के लिए तो सारे हर किसी के चपरासी के पास भी जाते हो। मैंने तो कई लोगों को, हमारे यहाँ पर जो अतराफ में हमारा जो नाला मौजूद है उसके अंदर कई वोट मांगने के लिए वो नाले में भी घुस गया, नाले का पानी तक भी उसने पिया अपना वोट मांगने के लिए। ओ भाई मेरी बात सुनो, ये अवाम आपके नाले के देखो, इनको जेन्युइन जो महंगाई है उसकी बात करनी है। यहाँ पर लोगों को दालों का इंतजार नहीं है। आप हमें नहीं पता, लोग बोलते दाल रोटी भी आ गए। ओ भाई दाल भी 450 रुपए किलो गई है, 350। आपको जो नॉर्मल अशिया जरूरी है आपने कभी खुद से खरीदी है? 150 रुपए किलो। भाई इसमें जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उसके खिलाफ होना चाहिए, मगर पहले आप अपने एतराफ के लोगों का करें, ना करें बातें बेकार की। रियासत मदीना की आपके ऊपर सूट नहीं करती है और ये सिंध हुकूमत को दोनों को कंट्रोल करना चाहिए। इंतजामिया जो होती है सियासी बुनियादों पर बनाई जाती है। पाकिस्तान इस चीज के लिए नहीं बनाया गया था। कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाया उसकी बुनियाद ये थी कि इस्लामी रियासत बनेगी, इस्लाम का कानून बनेगा, तमाम अकलियतों को एक ही कानून दिया जाएगा। मगर यहाँ पर हर आदमी जो पैसे वाला है, ये कोरोना के बाद से लेकर अब तक की जो हालत जार हुई है लोगों की, वो लोग और ज्यादा रोड पर आ गए। तो ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आप हलाकतों की तादाद और जो छीना झपटी, चोरी, डकैतियां वो क्यों बढ़ रही है? वो इसी वजह से बढ़ रही है। उसमें कंट्रोल कर लो, वरना यकीन करोगे आने वाला इलेक्शन जो 2023, आपको लगता है ना कि आपने इलेक्शन के जो कानून पास करवाया है वो किसी भी काम नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप आज का हमारा शो देख रहे थे। आज हम ताजिर कारोबारी तबके से जो लोग थे वो हमारे साथ थे। आज हमने उनसे बात की। काफ़ी बार वो जज्बाती भी हो गए, क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी है और जितनी मुश्किलात से ये गुजर रहे हैं, तो जज्बात तो आएंगे और वो आप तक ज़रूर पहुँचाना हमारा काम है, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस टाइम ये कितनी तकलीफ़ में है। ज़रूर इनका साथ दें, इनकी सपोर्ट में खड़े हों, इनके पास आएँ, इनसे बात करें और मिल के मुल्क को लेके चलें। तो अपनी होस्ट को दे इजाज़त, अगले शो में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।